गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास विथ अनिल वर्मा सर। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए पहली बार और पहला वीडियो जा रहा है और किसी भी क्लास से कम नहीं है, मैं दावे के साथ कहूँगा। आप ईमानदारी से और अच्छे से धैर्य रखकर वीडियो में बताई गई बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए चुन चुन कर एक एक पॉइंट्स अच्छी तरह से लेकर आया हूँ। यह वीडियो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाने से कम नहीं है। आप ध्यान देंगे, आपके कई किताबों में जो है चैप्टर वाइज नाम अलग अलग है और चैप्टर का क्रमांक भी अलग है। जैसे किसी में चैप्टर 5 पर होगा यही सेल, जो सेल स्टार्ट में करने जा रहा हूँ। सेल मीन्स कोशिका। बायोलॉजी तब तक आपको समझ में नहीं आएगी जब तक अच्छी तरह से कोशिका नहीं आप समझेंगे। इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कोशिका लेकर आया हूँ। आपके अलग अलग किताबों में चैप्टर संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से अलग अलग वीडियो में जो भी जाएगा, मैं सारी किताबों का निचोड़ निकाल कर मैं अपना चैप्टर 1 बनाया हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोग चलिएगा। मैं वादा करता हूँ बायोलॉजी का एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आएगा और बायोलॉजी अच्छी तरह समझ में आएगी, ताकि आपको इन फ्यूचर जो है मेडिकल लाइन में यदि आप जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, बायोलॉजी, थोड़ा सा बायोलॉजी का परिचय दे दें। हालांकि थोड़ा मुझे इसका अलग वीडियो मैं कभी सेपरेट करके बना कर दे दूंगा। बायोलॉजी वर्ड जो होता है ना, उसकी उत्पत्ति हुई बायोस धन लोजोस, BIOS, बायोस। बायोस मीन्स होता है जीव, धन लोजोस मीन्स होता है अध्ययन। ठीक है, LOGOS यानी कि जीवों का अध्ययन है बायोलॉजी। ठीक है, जीवों का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी। आप चाहें तो जितना मैंने बोला वीडियो रोक रोक कर आप लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट चीज़ कि पूरी परिभाषा अगर देने की बात आ जाए तो कैसे देंगे, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा सुनकर कि संसार के समस्त जीव मतलब वनस्पति, पेड़ पौधे भी जीव ही होते हैं और जंतु तो हैं ही, आप तो पहले से ही जानते हैं। अच्छी तरह से बायोलॉजी का ज्ञान न होने की वजह से लोग ये समझते हैं कि जितने केवल जंतु हैं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चींटी, यही सब जीव हैं, जबकि पेड़ पौधे भी क्या हैं? जीव हैं। तो इन सबको मिलाकर बात हो रही है। संसार के समस्त जीवों एवं उनके क्रिया प्रणालियों का अध्ययन, यानी वो क्या करते हैं, क्या करते में जो भी करते हैं वो कैसे करते हैं, खाना पीना उठना बैठना उनका क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका भोजन क्या है, वो भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं, वो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो भोजन पच जाता है तो उसका निष्कासन किस मार्ग से करते हैं, क्या उनके शरीर में श्वसन के लिए कौन से अंग बनाए गए हैं, प्रजनन के लिए कौन से अंग बनाए गए हैं, उनके शरीर में रक्त बहता है कि नहीं बहता है। ठीक है, तो तमाम बातें होती हैं। रहन सहन उनका कैसा, कहाँ वो रहते हैं। ठीक है, तो जीव तो सर्वव्यापी है, तो जीव में सारे जीव सर्वव्यापी हैं नहीं, अलग अलग जीव अलग अलग स्थान पर रहते हैं। ठीक है, तो यही सब अध्ययन यानी कि संसार के समस्त जीवों एवं उनके समस्त क्रिया प्रणालियों का अध्ययन जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन हुआ बायोलॉजी का। अब चलिए बायोलॉजी में जो सबसे आधारभूत नॉलेज हमको लेना है, सेल यानी कोशिका। आप एक काम करेंगे, हमेशा आप ज़्यादातर वर्ड इंग्लिश पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि साइंस का मतलब ही होता है इंग्लिश। ठीक है, और हिंदी भी, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, पेपर आपका हिंदी में ही आना है, तो इस पर ये ध्यान देंगे कि प्रयास करिए दोनों वर्ड्स को समायोजित करके चलेंगे तो आपका काफ़ी लाभ होगा, और स्पेशली इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि तमाम जितने वर्ड्स बायोलॉजी के ज़्यादातर मिलेंगे वो इंग्लिश में ही मिलेंगे, और क्रिश्चियन से ज़्यादा जो है विज्ञान में अपनी योगदान दिए हैं, इसलिए क्रिश्चियंस के लैंग्वेज ज़्यादा आते हैं, इसलिए आप उसको ध्यान देंगे। ठीक है, क्रिश्चियन मतलब अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, चलिए बायोलॉजी चैप्टर 1, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, यानी कि बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर लिखा है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत, यानी यहाँ पर भी लिखा है बेसिक यूनिट, यानी कि बेसिक मतलब आधार, जैसे नींव होता है घर का ना, नींव ना हो
तो घर टिक नहीं सकता। ठीक है, तो बेसिक मतलब होता है आधारभूत, यानी आधार ना हो तो कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। पृथ्वी एक संपूर्ण, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु स्थित है सबका पृथ्वी क्या है, आधार है। अगर पृथ्वी ना हो तो कोई वस्तु टिक नहीं पाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अभी मान लीजिए स्टूल पर कोई गिलास रखा है, तो स्टूल हटा दे तो गिलास क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि गिलास के लिए स्टूल क्या उस समय आधार है। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि बिना कोशिका के, बिना सेल के जो है जीवन संभव नहीं है। देखिए लाइफ ऑफ, यहाँ लिखा है यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन का आधार है कोशिका। तो ऐसे ही सेल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए नोट्स आपको बताते हैं। नोट्स आपके क्लास में फ़ोटो क्लिक करके भेज देंगे, आप इसको तैयार भी कर लीजिएगा। वैसे भी मैं समझा रहा हूँ, सुनकर भी तैयार करिए। ठीक है, तो चलिए पढ़िए ध्यान से। स्टार्ट करते हैं कि सेल है क्या, कोशिका है क्या। तो आपको बता दें कि इस संसार में जो जीव हैं वो सारे जीव, एक प्रश्न खड़ा होता किससे बने हैं। ठीक है, एक प्रश्न स्टैंड हुआ है यहाँ पर, किससे बने हैं जीव और जिससे बने वो है क्या। तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक, बहुत ग्रेट वैज्ञानिक, ठीक है, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज किया था। तो पॉइंट वाइज में आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, सेल यानी कोशिका है क्या, शरीर की सूक्ष्मतम, वर्ड नंबर फर्स्ट याद रखिए, सूक्ष्मतम, संरचनात्मक, वर्ड नंबर सेकंड, क्रियात्मक, अनुवांशिक, ध्यान देंगे ऊपर लिखा अनुवांशिक या छूट गया था, मैंने ऊपर लिख दिया है, इकाई को कोशिका कहते हैं। 4 वर्ड्स, यानी कि शरीर की ऐसी रचना होती है कोशिका जो सबसे छोटी होती है, संरचना में भी, कार्य में भी और अनुवांशिक लक्षणों को ले जाने में भी। यानी कि अनुवांशिक जब भी वर्ड आएगा तो समझ लीजिए कि माता पिता के लक्षणों को जो ले जाए, जैसे माता पिता के त्वचा का रंग, बाल का रंग, आँख का रंग, माता पिता के विचार, ये सब जो उनकी संतानों में ले जाते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं जो है अनुवांशिक वाहक होती हैं। अनुवांशिक का मतलब होता है माता पिता के लक्षण का संतान में जाना। ठीक है, तो अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, माता पिता के वे लक्षण जो संतानों में उनके पहुंच जाते हैं। ठीक है, वही क्या है, अनुवांशिक लक्षण है। यानी कि सेल के बारे में कहा जा रहा है, यानी सेल भी क्या है, अनुवांशिक लक्षणों का क्या वाहक है। यानी कि जो है सेल जब एक जीव नए जीव को जन्म देता है ना, तो माता पिता के लक्षण उनकी संतानों कैसे पहुंच गए, इसी सेल के माध्यम से पहुंच गए, कोशिका के माध्यम से, जो आगे चलकर आप बहुत डिटेल में जानेंगे। चैप्टर ही आपको अनुवांशिकी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी ये समझिए कि संरचना में भी अगर छोटी कोई है तो वो कौन है, कोशिका, और कार्य को, विशेष कार्य को भी कोई कर लेती है तो कौन, कोशिका। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर आप परिभाषा रटे रहिए, धीरे धीरे जो है आप आगे चलकर और भी कई बार जब रिवाइज होता रहेगा और भी इनके बारे में चर्चाएं होती रहेंगी तो ज़्यादा बातें आपको समझ में आएगी। तो चलिए, शरीर की सूक्ष्मतम, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसे लर्न कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो खोजकर्ता कौन है। ठीक है, इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक, देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, आप बहुत टफ वर्ड नहीं है, जहाँ टफ वर्ड है मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन भी कर दिया है, यानी उच्चारण भी लिख दिया है। ठीक है, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अपने द्वारा ही बनाए थे। ठीक है, हालांकि जो है आगे मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कि जो है सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया था, लेकिन ये इन्होंने अपने हाथ से बनाया था माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इन्होंने अपने द्वारा ही बनाए गए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज किया था। कैसे किया था, ये 3rd पॉइंट में देखिए, बोतल के कार्क में, बोतल का जो कार्क होता है ना, उसको उन्होंने काट दिया था। काटने के बाद क्या देखा, मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना देखा उन्होंने। ठीक है, क्या देखा, मधुमक्खी के समान, मधुमक्खी छत्ते के समान, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता ऐसे कुछ होता है, ऐसे ऐसे मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने क्या देखा, रचना देखा। इन सारी रचनाओं का नाम, जो ये छत्ता में जो एक एक
चैम्बर दिख रहा है, कक्ष दिख रहा है ना, ये कक्ष, 2 कक्ष, 3 कक्ष, तमाम कक्ष दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ये कक्ष का नाम उन्होंने सेलुला रखा था, सेलुला, ठीक है, सेलुला रखा था। और जिसे हिंदी में क्या कहा गया, कोशा, क्या कहा गया, कोशा, ठीक है। तो सेलुला रखा था। तो जैसे ये, चूँकि सेलुला का अर्थ ही होता है गैप, खाली भाग, ठीक है। तो शरीर की जो कोशिका होती है ना, वो भी गैप ही होती है। जैसे इसमें रस भरा होता है, उसी तरह से कोशिकाओं में जीव द्रव्य भरा होता है, ठीक है। तो जैसे मान लिया एक को हमने निकाल लिया ऐसे बाहर, तो ये खाली था, कोशा था ये, ठीक है, यानी सेलुला था। और इसमें कोई पदार्थ भर, जैसे मधुमक्खी का रस भर जाए, ठीक है, उसी तरह से इसी कोशा या सेलुला के नाम पर ही नाम पड़ा, शरीर के उस रचना का नाम पड़ा कोशिका या सेल, जो खाली पहले होती है, फिर उसमें जीव द्रव्य भर जाते हैं, या यूँ समझ लीजिए उसमें जीव द्रव्य भरे होते हैं, ठीक है। तो इसी सेलुला या कोशा के नाम पर शरीर की सूक्ष्मतम संरचनात्मक क्रियात्मक अनुवांशिक इकाई का नाम पड़ गया कोशिका, ठीक है। तो कैसे खोज किया था, बोतल के कार को उन्होंने काट दिया, और काटने के बाद उसमें क्या देखा, मधुमक्खी छत्ते के समान रचना, और उनमें जो अनेक कक्ष थे उनको क्या नाम दिया उन्होंने, कोशा नाम दिया। क्या नाम दिया, कोशा। और इसी कोशा के आधार पर उन्होंने शरीर की सूक्ष्मतम संरचना का नाम क्या रखा, कोशिका, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 की बात करें, कोशिका का अध्ययन, यानी कि जिसमें सिर्फ कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाएं, क्यों कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि कोशिका एक ही नहीं है, जीव जगत में कोशिका कई प्रकार की है, कई आकृति की है, ठीक है। तो इस तरह से इसका अध्ययन काफ़ी डिटेल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसलिए कोशिका का एक अध्ययन ही बना दिया गया, एक विषय ही बना दिया गया, जिसे कहा गया कोशिका का अध्ययन, यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो कोई पूछे कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। आप ज़्यादातर साइटोलॉजी याद रखिएगा, और हिंदी में भी, ठीक है। तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब चलिए, जैसे जैसे ये जैसे ही कोशिका की खोज हुई, उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, देखिए हिंदी में मैंने नाम लिख दिया है, 1674 में इन्होंने एक कोशिकीय जंतु, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल्स, बैक्टीरिया, डायटम्स, डायटम्स क्या है, फफूंदी, जो आप लोग दहिया वहिया देखते हैं, उस प्रजाति के एक है डायटम्स, जो आगे चलकर आप पढ़ेंगे पांचगत अवधारणा में। तो एक कोशिकीय जंतु, जीवाणु और डायटम्स का अध्ययन किया था, ठीक है, किसने, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। बहुत माइंडेड ये भी थे, इन्होंने एक कोशिकीय जंतु का और जीवाणुओं का और डायटम्स का अध्ययन किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है मार्सेलो मालपिघी 1675 में, और एन ग्रीव 1682 ने पादप कोशिका और ऊतकों का अध्ययन किया। यानी कि अभी तक जो अध्ययन हुआ था क्या नाम है, रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो जो रॉबर्ट हुक के द्वारा अध्ययन हुआ था वो सिर्फ जंतु कोशिका के बारे में वो बात कर रहे थे, पादप यानी पेड़ पौधों की कोशिका के बारे में नहीं बात किए थे। तो मार्सेलो मालपिघी 1675 में आए, और 1682 में जो है एन ग्रीव आए। तो इन दोनों ने क्या किया, मिलकर जो है पहले तो इन्होंने अपनी विचारधारा रखा, फिर इन्होंने अपनी विचारधारा, दोनों की विचारधारा मिल गई, तो इन्होंने क्या किया, पादप कोशिका का और उस ऊतक आपको आगे बताया जाएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कोशिकाओं का समूह ऊतक है, और भी इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। तो इन सब का अध्ययन इन दोनों ने किया, किसका, ये ध्यान रखेंगे, पादप कोशिका और ऊतक का, ठीक है। जंतु के बारे में किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, किसका, पादप कोशिका का, ठीक। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आ गई, सेल थियरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल थियरी क्या है, ध्यान दीजिए, सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, यानी कि जिसके विषय में, किसी के विषय में उसकी आधारभूत बात जब की जाती है तो वही उसका सिद्धांत होता है। जैसे यहाँ पर कोशिका के आधारभूत बात की जाएगी, तो जो उसकी परिभाषा थी ना, उसी से मिलता जुलता ये भी है, लेकिन पॉइंट वाइज अलग अलग है। तो इसमें अपने अपनी विचारधारा को विभिन्न वैज्ञानिकों ने रखा कोशिका के संदर्भ में। जैसे जर्मन के ही थे
वनस्पति विज्ञान शास्त्री, यानी कि ये कौन थे, वनस्पति के संबंधित यानी पेड़ पौधों से संबंधित वैज्ञानिक थे। और यहाँ पर जर्मन के ही यानी जर्मनी के ही कौन थे, प्राणी विज्ञान शास्त्री, यानी कि ये जंतुओं के वैज्ञानिक थे। प्राणी मतलब जंतु, ठीक है। तो जंतुओं के वैज्ञानिक जिनका नाम था थियोडोर श्वान और एक कौन है, मैथियस स्लीडन। दोनों के सत्र भी अलग अलग हैं, 1838 में 1839 में। इन दोनों वैज्ञानिक, अब देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग अगर आप लोग को कंफ्यूज हो कि दोनों वैज्ञानिक कहीं दो देश के ना हो, तो जैसे होता है ना कि चटर्जी मुखर्जी, तो एक एरिया का ज्ञान कराते हैं, एक क्षेत्र का ज्ञान कराते हैं, जैसे बंगाल के ये लोग हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे SCH इसमें भी है और इसमें भी देंगे SCH, श्वान में भी, यानी कि वहाँ पर जर्मनी में जो बड़ा शा हम लोगों का होता है वो SCH से बनता है और SCH से बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने देखा तो जर्मन के महान वनस्पति विज्ञान शास्त्री और महान जर्मन विज्ञान शास्त्री दो वैज्ञानिक मैथियस स्लीडन और थियोडोर श्वान, ठीक है, ने अपने कोशिका के संदर्भ में अपनी बातों को रखा, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो सामूहिक रूप से उन्होंने कोशिका के संदर्भ में क्या बातें रखा, मैं यहाँ पर 3 पॉइंट में लिखा हूँ, इन्हीं 3 पॉइंट को याद रखिएगा कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा है कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है, यह कथन किसका है, तो कभी कभी देता है आपके विकल्प में स्लीडन का, इनको शॉर्टकट में स्लीडन कहते हैं। जैसे मेरा नाम अनिल वर्मा है तो लोग मुझे वर्मा जी कहते हैं, उसी तरह से जो है क्या नाम है, मैथियस स्लीडन को स्लीडन और थियोडोर श्वान को केवल श्वान लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे देता है कि समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना है, तो यह कथन किसका है, ये बात किसने कहा था। विकल्प में दे सकता है स्लीडन ने, फिर विकल्प में दे सकता है श्वान ने, फिर तीसरे विकल्प में दे सकता है दोनों ने, चौथे में दे सकता है इनमें से कोई नहीं, तो दोनों ने, क्योंकि ये दोनों लोग मिलकर ये बात कहे थे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई। मैंने ब्रैकेट में इस टोटल वर्ड का जो टोटल लाइन का जो एक अर्थ हुआ मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना, संरचनात्मक इकाई, ठीक है। कब, सभी जीवों का शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, पहली बात। दूसरी बात, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, यानी जो नई कोशिकाएं शरीर में बनती रहती हैं। आपको बता दें कि जो शरीर में जो हमारा शरीर होता है ना, तो जब हम छोटे होते हैं तो शरीर में हमारी कोशिकाएं कम होती हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे शरीर में कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं। पता है क्यों, क्योंकि यही कोशिकाएं ही हमारे शरीर को बढ़ाती हैं, विकास कराती हैं, ठीक है। तो यानी जब इनकी संख्या बढ़ती है तो हमारा शरीर बढ़ता है, ठीक है। तो वो जो कोशिकाएं, जो नई वाली कोशिकाएं बन रही हैं वो किससे बनती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी हुई हैं, ठीक है। यानी कि जो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है पहले से ही शरीर में स्थित कोशिकाओं से वो बनती है। कैसे बनती हैं, कोशिका विभाजन द्वारा। ये कोशिका विभाजन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको कहीं बता देता हूँ। देखिए मान लो एक कोशिका है ना, तो ये अपने आप को बीच से बांट देती है, चाहे धंस कर चाहे फट कर, बीच से फट जाएगी और चाहे बीच से धंस जाएगी, ऐसे मान लो धंस रही है, ठीक है, और धंसेगी। अब क्या होगी, इतना धंसेगी कि यहाँ से कट कर जो है 2 पार्ट में हो जाएगी। अब ये क्या हो गई, यही कोशिका विभाजन है, ठीक है। यानी और ये कोशिका क्या करेगी, विकास करेगी। अब ये भी वही काम करेगी, दो ये बनाएगी, 2 ये बनाएगी, और ये भी वही काम करेगी, 2 ये बनाएगी, 2 ये बनाएगी। तो आपने देखा क्या एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं बनती चली जा रही हैं, मतलब कि शरीर में उपस्थित ये जो है पहले से कोशिकाएँ, जैसे मान लिया ये पहले थी तो इसने 2 बनाया, अब ये जो 2 बन रहे हैं तो उसके पहले यही ना थी। अब मान लो ये जब 2 बनाएगी तो ये 2 जो बनेगी तो उसके पहले ये थी। यानी शरीर में उपस्थित पहले से ही कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। ये क्या है, इसकी अनुवांशिक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका को अनुवांशिक इकाई भी कहते हैं, क्योंकि अनुवांशिक इकाई का मतलब होता है कि अपने जैसा उत्पन्न कर देना, ठीक है, अपने जैसा उत्पन्न कर देना। थर्ड पॉइंट, कोशिका ही जीवधारी के शरीर की क्रियात्मक इकाई है। मतलब जो शरीर में हमारे तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन, प्रजनन, अनुसर्जन, इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है, कोशिका है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप ज़बरदस्त याद रखिएगा, और किसने सेल थ्योरी दिया था ये भी दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगली बात करते हैं
एक इम्पॉर्टेंट नोट मैंने लिख दिया है, हालांकि ये जीके का प्रश्न है और आप अपने दिमाग में रखिए। जो ये सारा खेल हुआ, जो कोशिका की खोज वगैरह हुई, ये कब संभव हुआ? जब सूक्ष्मदर्शी बना, अर्थात सूक्ष्मदर्शी ना होता तो ये सब जो है समझ में हम लोगों को शायद ही आज कोई वैज्ञानिक इस पर चर्चा करता या हमारी समझ में शायद ये बात आती। तो सूक्ष्मदर्शी की वजह से सब संभव हुआ। इसलिए ऐसे वैज्ञानिक को हमें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। मैंने इसके पहले बताया कि